नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। देश के रक्षा मंत्री आगामी 14 जनवरी को देहरादून आएंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर पर तमाम तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि ये तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में दिख रहा है। बताते चले कि इस दौरान पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो इसे सुचारू ढंग से चलाने के लिए ट्रैफिक एसपी अभय प्रहलाद कोंडे ने बताया है कि जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति का दौरा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने पूरा किया, उसी तरह रक्षा मंत्री का दौरा भी शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसके लिए ट्रैफिक विभाग ने मास्टर प्लान बनाकर तैयारियां शुरू कर दी है। कभी-कभी पता तुम जैसे जो वीआईपी अरेंजमेंट रहेगा उसके लिए रूट का प्लानिंग की जाएगी। अल्टरनेट रूट बनेगा एयरपोर्ट तक। और जैसे हमारा हम आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनकी मूवमेंट फ्लाइट और हेलीकॉप्टर से हो। और जहां जहां रोड का यूज हो रहा है, जैसे हमने दिसंबर में प्रेसिडेंट विजिट को सक्सेसफुल बनाया था, उतनी ही तैयारी की जाके किसी भी लोगों को परेशान ना करते हुए इनकी मूवमेंट इंश्योर की जाए। तो वहीं 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक नोटबंदी का ऐलान कर 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री धामी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं। प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला सही था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी हामी भरी। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी किया है। जो फैसला दिया है, निश्चित रूप से वो उस समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया था, उसको बिल्कुल सही ठहराया है कि देश के अंदर एक बड़ा बदलाव करने के लिए तमाम प्रकार की कालाबाजारी, काला धन, इस प्रकार की जो करेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि उस समय का यह फैसला ठीक था और बड़े बहुमत से उन्होंने उस समय के फैसले को सही करार दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने एक सराहनीय जो निर्णय उस समय लिया था, वो देश के हित में लिया था, आम जनता के, सामान्य जनता के, गरीबों के, मजदूरों के हित में लिया था। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। तो वहीं हल्द्वानी की ढोलक बस्ती, भनबुलपुरा आदि जगहों पर रेलवे की भूमि पर बसे लोगों को हटाने के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कानूनी पक्ष अपनी जगह सही है, लेकिन मानवीय पक्ष देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सालों से बसे हुए लोगों को हटाने का रेलवे प्रशासन, पालिका का निर्णय केवल कानूनी पक्ष नहीं है, ये मानवीय पक्ष भी है। हल्द्वानी कुमाऊं और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। यहां का सामाजिक सौहार्द हमेशा उच्च स्तर का रहा है। यदि हजारों लोगों को हटाया जाएगा तो ये लोग कहां जाएंगे? एक अशांति का वातावरण पूरे हल्द्वानी में और कुमाऊं के अंचल में फैलेगा। कुछ लोग आज भले ही चुप हो, लेकिन जब स्थितियां बिगड़ेंगी तो वो लोग भी सरकार के विवेक पर उंगली उठाएंगे। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूंगा कि उनको कुछ समय दें और एक समयबद्ध पैकेज तरीके से इस समस्या का समाधान करें। रेलवे को कुछ भूमि चाहिए तो जितनी भूमि उनको चाहिए उतनी भूमि निकाली जा सकती है, और बाकी भूमि को रिवर फ्रंट, गौला के किनारे डेवलपमेंट करके, निकाल करके वहां हम इन लोगों के लिए जिनके पास जो यहां बसे हुए हैं उनको उन स्थानों पर बसा सकते हैं।
तो वहीं देहरादून में नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर नाबार्ड ने प्रदेश के विकास के लिए रिपोर्ट पेश की। साथ ही साथ आपको बता दें कि रिपोर्ट में नाबार्ड ने 2023-2024 में प्रदेश के लिए 30,301 करोड़ रुपए लोन देने का लक्ष्य भी रखा। रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया है कि उत्तराखंड स्थापना के बाद नाबार्ड ने प्रदेश में 14,317 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने में योगदान दिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 11,900 से ज्यादा गांवों को नाबार्ड ने लाभान्वित भी किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं नाबार्ड के अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने सेमिनार यहां पर आयोजित की, जहां हमारे प्रदेश का बजट 53,000 करोड़ है, वहीं नाबार्ड के माध्यम से 28,000 करोड़ से अधिक की ऋण की योजनाएं इस प्रदेश के विकास के लिए चल रही हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ग्राम विकास, सब में नाबार्ड का योगदान है। और मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। तो खबर देहरादून से, जहां नवनियुक्त स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अलग अलग पदों पर 31 साल तक सेवाएं दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहाड़ी इलाकों में डॉक्टरों की कमी दूर किया जाएगा। साथ ही काम कर रहे डॉक्टरों को उचित मानदेय के साथ आवास भी प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही कोविड को लेकर भी अपनी स्थिति साफ करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, क्योंकि पहले कोविड को लेकर जो कमियां रह गई थी उनको पूरा कर लिया गया है। हमारी प्लानिंग है कि विशेषज्ञ ज्यादा से ज्यादा हमारे उत्तराखंड में सेवाएं देने आए। इसके लिए हम लोग यू कोड बी पे के तर्ज पे उन्हें उनके मन मुताबिक पे देने की सोच रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ में आवास बहुत जरूरी है, तो आवास की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ क्योंकि 2 या 3 साल बाद में जॉब में आता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक विशेषज्ञ कैडर अलग भर्ती करें और उनको एक उच्च स्केल में दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट हमारे उत्तरांचल में आए और हमारे स्पेशलिस्ट की कमी पूरी करें। तो वहीं हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के निलंबित कुलपति रूप किशोर शास्त्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। यूजीसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर विवि के कुलाधिपति और बागपत के सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई की है। रूपकिशोर शास्त्री के बर्खास्त होने से उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया है। रूपकिशोर शास्त्री पर वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षिक अनियमितताएं करने के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद बागपत के सांसद और विवि के कुलाधिपति डॉक्टर सतपाल सिंह ने रूपकिशोर शास्त्री को कुछ महीने पहले ही निलंबित कर दिया था। श्रद्धानंद जी का लगाया हुआ गुरुकुल का पौधा आज वटवृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है, क्योंकि जो पौधा लगाया था उसकी रीढ़ थी गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय। उस विद्यालय को विश्वविद्यालय ने एक तरफ डाल दिया और इसी पर लेकर जाए सारी संपत्तियों का विवाद है, क्योंकि संपत्ति गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की है, विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करता है, यही विवाद है। ये कौन लोग हैं जो संपत्ति पर नजर? सब सभाओं के लोग हैं, स्पॉन्सरिंग बॉडी जो अपने आप को कहते हैं वो है।
है कि सभाओं का कहीं ना कहीं एक अपना व्यक्तिगत स्वार्थ दिखाई देता है, जबकि कुलाधिपति जी निस्वार्थ भाव से विश्वविद्यालय हित में, कर्मचारी हित में, हरिद्वार की समाज के हित में कार्य कर रहे थे। लेकिन इसमें सभाओं का वर्चस्व कहीं समाप्त होता उन्हें दिखाई दे रहा था। इसीलिए सभाएं ये चाहती हैं कि ये भारत सरकार के अधीन न जाए। इसे वो एक व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में देखती आ रही है, या भविष्य में वो इसी तरीके से इसका उपयोग और इसकी जमीनों को खुर्द-बुर्द करना चाह रही थी। इसीलिए उन्हें जो है कुलाधिपति जी के डिसीजंस, कुछ जो निर्णय है विश्वविद्यालय में, वो स्वीकार्य नहीं थे। हमारी जो स्पॉन्सरिंग बॉडी है उनके प्रधानों का पत्र आया है, जिसमें उन्होंने कुलाधिपति जी को हटा दिया है और उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है कि जो प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी को हटाया है वो नहीं हटाना चाहिए था, जबकि ये आदेश मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तो वहीं थराली के आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 41 फरियादियों ने समस्याएं सुनाई, साथ ही जिनमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया और अन्य शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान कार्यक्रम में विकास अधिकारी सुमन राणा, उप जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुंठावाठा और समेत तहसीलदार थराली प्रदीप नेगी भी मौजूद रहे। इस तहसील दिवस में 41 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और 20 का निस्तारण मौके पर किया गया है। कुछ सुझाव भी हमें प्राप्त हुए हैं जिनको हमने संज्ञान में लिया है। अगर हम बात करें शिकायतों की, तो सबसे ज्यादा शिकायतें जो आई हैं वो पीएमजेएसवाई एनपीसी से जुड़ी हुई हैं, दूसरे नंबर पे पीडब्ल्यूडी है और तीसरे नंबर पे यूएलबी की शिकायतें हमें ज्यादा संख्या में प्राप्त हुई हैं। कुछ जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उनमें जो बंदर सुअर की समस्या को लेकर के तो वहीं अल्मोड़ा जिला के विकासखंड सल्ट में स्वागत अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सल्ट विधायक महेश जीना ने शिरकत की। साथ ही साथ इस दौरान अमेता ग्रामीण विकास संगठन के शिष्टमंडल ने भी सल्ट विधायक महेश जीना को सिराऊ से पाताल लिंक मार्ग, देवता नदी पर पुल और अमेता गांव स्ट्रीट लाइट लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान सल्ट विधायक महेश जीना ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने सिराऊ से पाताल लिंक मार्ग बनने के काम को जल्द किए जाने का आश्वासन भी दिया है। श्री महेश जीना जी को सिराऊ से पाताल रोड को लिंक करने के लिए विज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ में डिस्पेंसरी को अपग्रेड करने के लिए जन मिलन केंद्र बनाने और देवता नदी पर पुल के लिए विज्ञापन दिए सौंपा। तो वहीं खबर पौड़ी से, जहां गढ़वाल डीवी में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक विशालकाय कोबरा सांख्यिकी विभाग में जा घुसा। कोबरा को देख कर्मचारियों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जब तक कोबरा परिसर में रहा तब तक उनकी सांसें अटकी रही। परिसर में मौजूद लोगों के बीच कोबरा को देखने की उत्सुकता के साथ डर भी बना रहा। कोबरा करीब 10 मिनट तक परिसर में ही रहा। तब तक लोग उसका वीडियो बनाते रहे। काफी देर बाद कोबरा परिसर से बाहर निकल गया। गनीमत रही
कि शीतकालीन अवकाश को लेकर परिसर में छात्र नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया है। विशाल का एक कोबरा दफ्तर में जा घुसा था। इस दौरान बता दें आपको कि वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद नहीं थे, वरना एक बड़ा घटना या बड़ा हादसा हो सकता था। ये तस्वीरें हम आपको पौड़ी की दिखा रहे हैं। इस पूरे विभाग में अफरा तफरी का माहौल बन गया इस कोबरा को देखने के बाद। हालांकि इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया है। तो अल्मोड़ा में लोक संस्कृति से जुड़े लोक कलाकार संघ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांस्कृतिक दलों ने शिरकत की है। साथ ही साथ सरकार से 3 सूत्रीय मांग भी की गई। वहीं सरकार से सांस्कृतिक विभाग में सांस्कृतिक दलों के लंबे समय लंबित बिलों के भुगतान, सरकार महंगाई के दौर में लोक कलाकारों का मानदेय बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना काल से सूचना एवं लोक संपर्क निदेशालय से सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण करें। लोक कलाकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उत्तराखंड को लोक संस्कृति से जाना जाता है, लेकिन सरकार लगातार अनदेखी कर रही है। सरकार लोक कलाकारों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो प्रदेश भर में लोक कलाकार संघ आमरण अनशन करने पर मजबूर होगा। सबसे पहली बात तो है उत्तराखंड को लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है, तो हमारी सबसे पहली मांग है जो संस्कृति विभाग में सांस्कृतिक लोक दलों के जो लंबित बिल हैं उन बिलों का यथाशीघ्र भुगतान हो। दूसरी मांग हमारी है कि भाई जो लोक कलाकार उन कलाकारों का मानदेय इस महंगाई के दौर में बढ़ना चाहिए। तीसरी मांग हमारी है सूचना विभाग में जो दल रह चुके हैं कोरोना काल से वंचित थे उन दलों को सरकार उनको समायोजित करे, संबद्ध करे उनको सूचना विभाग से, और अगर हमारी मांग को नहीं माना जाए तो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। तो पौड़ी में जल्द ही पुराना ब्रिटिशकालीन कलेक्ट्रेट परिसर अब एक नए स्वरूप में यहां के लोगों को और पर्यटकों को नजर आएगा। आपको बता दें कि हेरिटेज बिल्डिंग को संवारने की कवायद जिलाधिकारी के निर्देशों पर अब तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर हेरिटेज बिल्डिंग के जीर्णोद्धार का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी यहां आर्किटेक्ट के साथ मिलकर इस पूरे परिसर का सर्वे कर कार्य योजना तैयार कर रहे हैं ताकि इस बिल्डिंग को एक नया रूप दिया जा सके। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता धन सिंह कुटियाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस ब्रिटिशकालीन धरोहर को संवारने के लिए तेजी से एक काम योजना तैयार की जा रही है, जो आने वाले समय में अपने नए स्वरूप में नजर आएगी। मेन तो इस बिल्डिंग को हमने जो है रिनोवेट करके इसको एक बढ़िया सा एक आउटलुक देना है, ताकि आने वाले जो हमारे बाहर के जो भी हमारे दर्शक आते हैं या फिर लोग आते हैं बाहर से, तो उनको एक लगे कि पौड़ी में एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर हमारा बिल्डिंग है। और उसके साथ हम लोग म्यूजियम वगैरह का भी जो करेंगे, और साथ में जो बिल्डिंग लगी हुई है इसके, तो उन बिल्डिंगों को डिसमेंटल करके और उस पर जो है एक कैफेटेरिया बढ़िया सा एक दूसरे को ये आपस में वो करें, अच्छा मतलब व्यू दे, तो उसकी प्लानिंग है। तो खबर चमोली जिले के गोचर से, जहां बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेसियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोचर में सांकेतिक बता दें आपको कि तालाबंदी कर सरकार को जल्द ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग की है। साथ ही साथ साल के आखिरी दिन दुआ गांव में हुई सड़क दुर्घटना में चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वाले 2 युवाओं के शोक में
गोचर अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती और अस्पताल के उच्चीकरण की मांग को लेकर अस्पताल में सांकेतिक तालाबंदी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद रामलीला मैदान में उपवास रखकर अपना विरोध भी जताया। जो साल के आखिरी दिन एक सड़क दुर्घटना हमारे क्षेत्र में हुई थी, उसमें 3 नौजवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कहीं न कहीं विशेषज्ञ चिकित्साओं के अभाव में उन युवाओं को दम तोड़ना पड़ा। इस बात को लेकर के और उनके शोक संवेदना को लेकर के, इस अस्पताल के उच्चीकरण को लेकर के आज हम सब लोगों ने यहाँ पर एक निर्णय लिया है कि हम लोग एक दिवसीय यहाँ पर सांकेतिक तालाबंदी अस्पताल में करेंगे और उसके पश्चात रामलीला ग्राउंड में हम लोग सामूहिक रूप से उपवास का कार्यक्रम करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग यहाँ पर सामूहिक उपवास पर हैं। रानीगंज क्षेत्र की उपेक्षा नहीं सहेंगे। तो उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें कुंजा पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुरादाबाद रोड स्थित केवीआर हॉस्पिटल के पास से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को बाइक पर आते देखा। शक होने पर पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। पुलिस ने उनके पास से एक सफेद रंग का कट्टा भी बरामद किया है। साथ ही साथ अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने कुंजा थाने में खुलासा करते हुए बताया है कि सफेद कट्टे में लगभग 1494 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिनको ये लोग ऊंचे दामों पर बेचने के लिए कहीं जा रहे थे। लगातार जनपद में नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में कुंडा थाने में गठित एसओ साहब के नेतृत्व में जो एडीडीएफ की हमारी टीम है, कल ये लोग तलाशी कर रहे थे और शाम को जो रूटीन की चेकिंग होती है, इसी समय इनको सूचना मिली कि कुछ लड़के हैं जो कि नशे के कारोबार में संलिप्त हैं और ये रामपुर स्वार क्षेत्र से नशे के कुछ इंजेक्शन ले आकर के और काशीपुर, बाजपुर और अन्य क्षेत्रों में इसका व्यवसाय कर रहे हैं। इस सूचना पे इनके द्वारा एक बाइक रोकी गई थी जिसमें 2 लड़के सवार थे, जिसमें एक का नाम सुमित कुमार जो कि स्वार का रहने वाला है और एक असलम नाम का लड़का है। तो वहीं प्रदेश में नशा तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ताजा मामला रुड़की से सामने आया, जहां पीरान कलियर थाना पुलिस ने 11 लाख रुपए के स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बरेली से स्मैक खरीदकर लाता था और महंगे दामों में कलियर में बेचता था। पुलिस ने बताया है कि यह आरोपी लंबे समय से इस कारोबार से जुड़ा हुआ था। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया है कि आरोपी की लंबे समय से तलाश भी की जा रही थी। साथ ही आरोपी तस्कर ने जिन लोगों को इस कारोबार से जोड़ा, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। अब जाके उन्हें कामयाबी हासिल। स्मैक की तस्करी में संलिप्त एक अभियुक्त सद्दाम उर्फ गुल्लू निवासी कासमपुर पथरी को गिरफ्तार करने में कलियर पुलिस को सफलता हासिल हुई है। कलियर थानाध्यक्ष जहांगीर अली और उनकी टीम के द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 103 ग्राम स्मैक, में इलेक्ट्रॉनिक तराजू और स्मैक की बिक्री से अर्जित लगभग 6,500 रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।